हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 करंट अफेयर्स पार्ट 2। और ये सीरीज़ हमारी पहले चल रही थी और जनवरी से अगस्त महीने के हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के वो सारे पार्ट्स आपके देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ ये वाला पार्ट आपका रहता था, तो पार्ट 2, 3, 4, 5 पार्ट्स आएंगे, तो पार्ट 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो है लगातार ही मैं 4-5 दिन में ही आपके तीनों पार्ट्स और भी कंप्लीट कर दूंगा, सो डैट हमारे पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स आपको शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे ही मैं पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा पीसीएस, तो सभी कोर्सेज के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आप जो है वहाँ पे ये कोड डाल देना VIP लाइव, तो आपको वहाँ पे मेजर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन कोर्सेज को ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जो रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसके अकॉर्डिंग जो है मोस्ट लाइवेबल सिटी 2023 की कौन सी डिक्लेयर की गई है। और ये जो सिटी डिक्लेयर की गई है दैट इज़ अ वियना। वियना जो है कैपिटल किसकी है? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। हेडक्वार्टर हैं एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर हैं। अगर बात करी जाए वियना के बाद कौन कौन सी कंट्रीज आई हैं, दूसरे नंबर पे जो है डेनमार्क की कोपनहेगन, और तीसरे नंबर पे आई है ऑस्ट्रेलिया की मेलबॉर्न, और चौथे नंबर पे ही ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर जो है तीसरे और चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। कनाडा के तीन शहर जो है टॉप 10 में देखने को मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? कैलगरी, वैंक्यूवर एंड टोरंटो। और ये जो इंडेक्स होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काउंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ को देख के। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो 5 शहर इंडिया के जो हैं वो यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेंगलुरु, अहमदाबाद और चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। ये लाइवेबल हैं, यहाँ पे रहा जा सकता है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करता हूँ, तो दिल्ली जो है आपका, न्यू दिल्ली इज एट 141st पोजीशन के ऊपर है। चेन्नई जो है आपका 144 पोजीशन के ऊपर है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूँ, तो अहमदाबाद है 147 पे। बेंगलुरु जो है वो आपका 148 नंबर पे देखने को हमें मिलता है। ये जो EIU ने हमें लिस्ट जारी करी है। EIU की अगर हम बात करते हैं, ये लंदन बेस्ड जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, 1946 में ये बना था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने लिस्ट है, एक बार इसको नजर मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला स्टेट है इंडिया का जिसने 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क जो है आपका बिछाया है? एंड दैट इज द हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के 1701 जो है रूट किलोमीटर देखने को आपको मिलता है। ये पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, जिससे हम जो है बहुत सारी कॉस्ट को बचा पाएंगे। और जो है सेक्शनल कैपेसिटी जो है बढ़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक और लोको की एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली वे में हम इसको आगे लेके जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। ये देखिए जी, इंडियन रेलवे ऑन रोड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे एम्स टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030। मतलब आपने जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होने देनी। तो इसीलिए हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। 2023 तक का हमारा टारगेट है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 10 गुना बढ़ गया है 2014 से। और यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का बात करी गई है। जो ब्रॉड गॉज, जो ब्रॉड गॉज होता है वो 1 किलोमीटर से ऊपर की गॉज होती है, जिसमें दो आपका जो गैप होता है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट वो याद करने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड गॉज जो है ये मेनली यूज करी जाती है। यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी गई है, और साथ साथ जो है यहाँ पे बायो टॉयलेट्स, LED लाइट्स वगैरह की बात करी गई है, और जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और जो है हमारा इको फ्रेंडली नेचर में भी हम आएंगे। आंसर इसमें आपका हरियाणा बनेगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर। ये कौन, किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है रूबी सिन्हा को। सिन्हा जो हैं ये फाउंडर हैं किसकी? शीट वर्क एंड कम्यून ब्रांड कम्युनिकेशन
कम्यून ब्रांड कम्युनिकेशन की। और अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। जो ब्रिक्स वर्ड है वो गोल्डमैन सैक ने दिया था, गोल्डमैन सैक, और किसने, डेट इज जिम ओ नील ने ये वर्ड दिया था। और जो साउथ अफ्रीका है लास्ट में एंटर हुआ था 2010 में। अभी रिसेंट एंट्री जो है वो इजिप्ट कंट्री बनी है जो ब्रिक्स का पार्ट बनी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो फॉर्मर ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है डिल्मा रूसोफ, ये जो हैं आपके न्यू प्रेसिडेंट हैं डेट इज़ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स जो ब्रिक्स का बैंक है। अगर मैं आपसे पूछूं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात पूछूं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये भी जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे अपने मेंबर कंट्रीज को पैसा देते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपने मेंबर नेशंस को पैसा देते हैं। और एनडीबी का आइडिया जो आया था वो 2012 में आया था, जब न्यू दिल्ली के अंदर जो है ब्रिक्स की मीटिंग देखने को मिली थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो मतलब लीगली कब आया, ये 2015 में। हेडक्वार्टर एनडीबी के कहाँ पे हैं, शंघाई चाइना में देखने को मिलते हैं। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। और कैपिटल कितनी है यहाँ पे, $100 बिलियन जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट्स इन कंट्री। सबसे ज्यादा एलिफेंट्स किस स्टेट में देखने को आपको मिले इंडिया में, दैट इज इन द कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को देखने को मिलता है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो इनिशिएटिव है, ये कैंपेन है जिसमें हम अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कर्नाटका के बाद अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे आती है स्टेट असम और तीसरे नंबर पे आती है केरला। अभी एलिफेंट रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, टोटल 33 रिजर्व्स हैं। और 33 वाला जो एरिया है वो है तेराई एलिफेंट रिजर्व। ये कहाँ पे है, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश। ये जो है, और हमारे इंडिया में 101 जो है एलिफेंट कॉरिडोर जो है आइडेंटिफाई भी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज इफको, इन्होंने स्टार्ट किया है एक्सपोर्टिंग द फर्स्ट नैनो यूरिया इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू विच कंट्री। यानी कि फर्स्ट नैनो यूरिया जो इंडिया खुद बना रहा है वो किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, दैट इज यूएसए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इफको का जो एग्रीमेंट है ये किसके साथ हुआ है, दैट इज कपूर एंटरप्राइजेज ऑफ कैलिफोर्निया के साथ जो है एग्रीमेंट देखने को हमें मिला है। यहाँ पे अगर मैं यूरिया की बात करता हूँ, यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब के अंतर्गत बनाया गया था। NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है और इसमें 46% जो है नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और अगर बात करी जाए 500 ml बॉटल ऑफ इफको का जो 500 ml लिक्विड नैनो यूरिया है वो इक्विवेलेंट है 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया के। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो मतलब नैनो यूरिया का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मतलब कम यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल सोल्यूशन समिट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। दैट इज ग्लोबल सोल्यूशन समिट वाज हेल्ड ऑन द 15-16 मई 2023 इन बर्लिन जर्मनी में हुआ। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। द थीम ऑफ द ग्लोबल सोल्यूशन समिट वॉज ए न्यू पैराडाइम फॉर द इकोनॉमी। ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये इसका थीम था। ये ग्लोबल कोलैबोरेटिव एंटरप्राइजेस कंप्राइजिंग इन नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड रिनॉन थिंक टैंक, यानी कि वर्ल्ड की जो रिनॉन जो कंपनीज हैं यहाँ पे वो थिंक टैंक हैं और जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये काम कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल आपका तीनों सही है। तो मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। और इसमें अगर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये खास करके ग्लोबल सोल्यूशन समिट जो है ये रिस्पॉन्स देता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल G20 की, G7 की, जो भी आपके इश्यूज आते हैं इनके साथ लेके उनके लिए बात करता है। ग्लोबल सोल्यूशन समिट जो है आपका ये फाउंड कब किया गया था, 2017 में। और 2017 में जर्मन की G20 की प्रेसिडेंसी थी और ये प्रेसिडेंट कौन थे उस G20 मीटिंग के, दैट इज डेनिस जे स्नोअर। वहां पे ये इनिशिएटिव जो है आपका लिया गया था। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस पोर्ट बनाने की बात करी गई। कहां पे, कुलसे करीपट्टिनम ऑफ विच स्टेट फॉर कैरिंग आउट द लॉन्च ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV जो है हम लॉन्च करेंगे। ये एक न्यू स्पेस पोर्ट बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड कुलसेकरपट्टिनम।
ये क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, तो दिस इज इन द तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको डेवलप किसने किया है, इसरो ने डेवलप किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था और इसके हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसरो के चेयरपर्सन कौन है। एक चीज आपको मैं बता दूं, एट प्रेजेंट अभी जो रॉकेट्स हैं हमारे इसरो द्वारा कहां से छोड़े जाते हैं, श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीहरिकोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और यहाँ पे आपको पता है कि अभी बहुत सारी सैटेलाइट जो हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए और ग्लोबल कस्टमर्स के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इसीलिए नई फैसिलिटी जो है तमिलनाडु में दैट इज द कुलसे करीब पट्टिनम में लॉन्च करी गई है। और ये सारी अनाउंसमेंट जो है आपको पता होगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ रहे हैं स्पेस को लेके, स्पेस प्रोग्राम्स को लेके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो इनॉग्रेट करी गई जून 2023 में, वो कहां पे इनॉग्रेट करी गई, दैट इज इन द तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहां पे करी गई, दैट इज इन द कोंदाकल विलेज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। कोंदाकल विलेज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है ये, दैट इज इन द तेलंगाना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट कोच फैक्ट्री का नाम है वो क्या है, दैट इज मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी है। यहाँ पे 805 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, दैट इज इन द कपूरथला, पंजाब में देखने को मिलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपकी कहाँ पे है, दैट इज इन द पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है कि कौन सी है। द क्लाइमेट फोर्सिंग पाथवे रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ लॉ, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट फोर्सिंग पाथवे है, ये ऐसे कानून, ऐसे इनोवेशंस लेके आता है जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को कम कर सकें और क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट को बचा सकें। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN ये फाउंडेशन है फॉर प्रेडिक्टिव क्लाइमेट मॉडलिंग इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही है, ये फाउंडेशन है क्लाइमेट मॉडलिंग की जो इंस्पायर है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसी के ऊपर ही आधारित है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें इन्होंने बात करी है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये एक मशीन लर्निंग है जिसमें हमारा थ्रेशोल्ड जो रखा गया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा गया है कि जो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा उसको हमने कम करवाना है। जो ANN है ये इंस्पायर है स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन से। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करता हूं ग्रीन हाउस गैसेस की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मान्यता दी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन का। इसके अलावा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं यानी कि एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं, वाटर वेपर हो गया, इंफ्रारेड रेज होगी और ओजोन हो गया, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नागालैंड का पहला नागा ट्रेडिशनल फूड लेबोरेटरी जो स्टार्ट किया गया है दैट इज एट जफपू क्रिश्चियन कॉलेज में, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है, तो दैट इज इन द कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नागालैंड। नागालैंड का एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागा पीपल सेलिब्रेट करते हैं, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और नागा ट्रेडिशनल फूड लेबोरेटरी जो है ये जो दैट इज द नेम इज द सल हाउतुन्यो क्रूसे, ये मिनिस्टर ऑफ विमेन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हॉर्टिकल्चर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया था। और ये जो जापू क्रिश्चियन कॉलेज है ये इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे इंडिया में है वो उसी का ही इनिशिएटिव है। लेकिन ये स्किल कहाँ पे, किसके अंडर हम बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है स्किल प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हमने ये कॉलेज को लिया है, जाफू क्रिश्चियन कॉलेज को लिया है। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, कोहिमा। न्यू जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत जो है ये कौन से इस कंट्री से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है रशिया से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सरमत मिसाइल है ये RS-28 सरमत जो है रशिया की न्यू जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो है 4th और 5th सेंचुरी BC में जो लोग थे, सरमातियन लोग थे, उनके नाम पे रखा गया है और इसको रेफर किया जाता है दैट इज अ वेस्ट एज द सतन 2
वेस्ट जो वेस्ट में इसको सतन 2 के नाम से भी जाना जाता है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है? दैट इज मार्केवे रॉकेट रॉकेट डिज़ाइन ब्यूरो। रॉकेट डिज़ाइन ब्यूरो रशिया ने इसको डिज़ाइन किया है। इसकी फीचर क्या है? ये जो रेंज है इनकी 18,000 किलोमीटर की है और स्पीड कितनी है इनकी? दैट इज़ 25,000 किलोमीटर पर आवर की है। और इसमें 3 स्टेजेस देखने को हमें मिलती हैं और तीन की तीन जो हैं वो लिक्विड फ्यूल्ड हैं, यानी कि लिक्विड से आपके फ्यूल यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी, रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है आपकी न्यूज़ में देखने को मिली थी, ये किस कंट्री की रिपोर्ट है? ये यूएसए की रिपोर्ट है। और ये जो है ये बात करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द यूएस ट्रेडिंग पार्टनर प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाना, उनका इन्फोर्स करना, ये बात करता है। यहाँ पे 7 कंट्री जो हैं इसके लिस्ट के अंतर्गत आई हैं और 20 जो है ट्रेडिंग पार्टनर देखने को हमें मिलते हैं। वो 7 कंट्रीज में जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया, चिले और वेनेजुएला। ये 7 कंट्रीज जो हैं इस ईयर इस लिस्ट में जारी करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, इसमें स्टेटमेंट जो है कौन सी सही है। तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 इंडिया हैज इंप्रूव्ड 8 प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट ईयर रैंकिंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जो लास्ट ईयर रैंकिंग थी वो आपकी जो अभी अभी रैंकिंग आई है वो 127 आई है आउट ऑफ द 146 कंट्री। और ये जो रिपोर्ट देता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 में 135वां रैंक था यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियल रिकवरी करी है जेंडर पैरिटी लेवल के अंदर, और हमने इंप्रूवमेंट किया है, एजुकेशन अटेनमेंट दी है, हेल्थ और सर्वाइवल, पॉलिटिकल इंपावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन विमेन को प्रोवाइड करी है। ये सारे इन फैक्टर्स के ऊपर बात करती है, ये बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट मेजर्स द जेंडर गैप अक्रॉस द 4 की फैक्टर: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। यस, ये सारे इसके ऊपर बात करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। 1 ऑप्शन एंड 2 ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर। 1 एंड 2 आर द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए इंडिया का जो 127 रैंक है और नंबर 1 पे किसका है? आइसलैंड का, नंबर 2 पे नॉर्वे का, और ये बाकी सारी कंट्रीज जो हैं आपके सार्क मेंबर नेशंस की कंट्री हैं, जिसमें सार्क में अगर बात करी जाए बांग्लादेश टॉप पे है, उसके बाद आपका भूटान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि सार्क नेशंस में हम लास्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आईआईटी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ ए न्यू डायनासोर स्पीशीज इन द राजस्थान जैसलमेर। ये किस आईआईटी की बात चल रही है? ये आईआईटी रुड़की की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो नाम रखा गया था वो क्या था? दैट इज कॉल्ड थारोसोरस इंडिकस, ये नाम रखा गया था। और ये जो डायनासोर है ये डिस्क्राइब किया गया एक मैगजीन में जिसका नाम क्या है? साइंटिफिक रिपोर्ट्स। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का रैंक बताना है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो आईएमडी रिलीज करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलीज करती है। तो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा रैंक आया है 40th। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया जो है वो जो है पहले 43 नंबर पे था, अब जो है 40th नंबर पे देखने को हमें मिला है। और टॉप 3 प्लेसेस की बात करी जाए तो डेनमार्क नंबर 1, आयरलैंड नंबर 2 और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे देखने को हमें मिलता है। आईएमडी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है ये पहली बार पब्लिश किया गया था आपका 1989 में, और ये एनालाइज करता है बहुत सारे देशों को कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन इन्होंने क्रिएट करी है या नहीं करी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर बात करता है, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी 40th इज द करेक्ट आंसर। 40th। कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि क्या है। 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज वाज अवार्डेड टू द जॉर्जी गोस्पोडिनोव, द टाइम शेल्टर ट्रांसलेटेड बाय द एंजेला रोडेल। इनको मिला है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। जॉर्जी जो हैं ये पहली अल्जीरियन राइटर है जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। गलत, ये जो है अल्जीरियन नहीं है, ये बुल्गारियन है।
बुल्गारियन राइटर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, टाइम शेल्टर के लिए मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये पहला नॉवल है जो बुल्गारियन लैंग्वेज में आया था और इनको अवार्ड मिला है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता है ये हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुक्स छपती हैं, नॉवल छपते हैं, उनको मिलता है। और ये जो अवार्ड है ये पब्लिश कहाँ पे होनी चाहिए? यूके के अंतर्गत लास्ट ईयर में वो होनी चाहिए। लास्ट ईयर का जो बुकर प्राइज था वो किसको मिला था? गीतांजलि, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री को मिला था। और किस चीज़ के लिए? द टॉम ऑफ द सैंड के लिए मिला था। तो ये ऑप्शन आपका क्या बनेगा जी? 1। पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द recently Nobel laureate inventor of lithium battery, that is John Goodenough, pass away. He was awarded the Nobel Prize in which year? मतलब इनको नोबेल प्राइज जो है वो कौन से साल में जो है मिला था? और ये लिथियम बैटरी के फाउंडर हैं और ये है जी आपके 2019 में इनको अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नोबेल प्राइज की बात करते हैं, 6 कैटेगरीज में मिलता है। और एक तो है मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात करें, और डेट इज़ द मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो छठी कैटेगरी है तो डेट इज़ द सॉरी फिजिक्स और मेडिसिन तो एक हो गया, सॉरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक होगा, लिटरेचर में मिलता है। और लास्ट वन इज़ द पीस प्राइज, ये मिलता है। ठीक है, ये 5 प्राइज जो मिलते हैं दैट इज़ मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर का, ये मिलता है स्वीडन स्टॉकहोम में। और नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे ऑस्लो में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारत उत्सव, ये 3 डे इवेंट, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन आर्ट हेरिटेज। ये कहाँ पे देखने को हमें मिला? डेट इज़ इन द दुबई में। ये दुबई में देखने को मिला। ये सेलिब्रेट कब किया गया? 15 अगस्त को, और जिस दिन हमने इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और हमारे डाइवर्स कल्चर रिचनेस को जो है शो करता है, इंडियन कल्चर को शो करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेम्ड दैट इज उत्प्रेरक टू एक्सेलरेट इंडस्ट्री एडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी टू स्केल अप इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन? कहने का मतलब उत्प्रेरक हमने जो है ये एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप किया जिसमें हम जो एक्सेलरेट करेंगे इंडस्ट्री एडॉप्शन और क्लीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। और ये उत्प्रेरक क्या है? दैट इज द उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र एंड द सेंटर ऑफ एक्सलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। उत्प्रेरक, और ये जो है क्लीन एनर्जी के लिए आपको दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। रिपीट कर रहा हूं मैं, दैट इज एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। और इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में देखने को हमें मिलती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। 108 साइंस कांग्रेस जो है नागपुर में हुई, ये बिल्कुल सही है। इस कांग्रेस का इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। 109th वाली जो होगी वो लखनऊ में होगी, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के साथ काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। पहली साइंस कांग्रेस जो देखने को मिली थी 1914 में देखने को हमें मिली थी। तो ये साइंस की प्रोग्रेस के लिए एक एनुअल मीटिंग देखने को हमें मिलती है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। Recently, the founder of the Sulabh International Padma Bhushan recipient, that is and social activist बिंदेश्वर पाठक, इनकी डेथ हो गई है, 80 साल के थे। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे बिहार से। और इनको जो है गांधी पीस प्राइज भी मिला था 2016 में, और किसके साथ? डेट इज कॉल्ड अक्षय पत्रा फाउंडेशन के साथ, अक्षय पत्रा फाउंडेशन के साथ। और 1991 में इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। और ये बाद में अम्बेसडर भी बने थे, गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत मिशन के अम्बेसडर भी बने थे। ऑप्शन नंबर बी, बिहार इज द करेक्ट आंसर। डिंग लेरेन, इनका ये हाल ही में जो है फर्स्ट
वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जीते हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये चाइना से बिलोंग करते हैं। और ये 17th वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं और पहले चाइना से, और इन्होंने रशिया के खिलाड़ी को जो है डिफीट किया था, ये चीज़ याद रखनी है। और ये चेस चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी? अस्ताना, दैट इज द कजाकिस्तान की कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। नंबर 1, द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ त्रिपुरा इज बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इन द सोशल सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। त्रिपुरा का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो बेस्ड है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने के साथ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया द फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज फॉर त्रिपुरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट वन। पहली मेट्रो जहां पे इनिशिएटिव लिया गया, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल, ये जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लिया। और ये एजुकेट करेगा पैसेंजर्स को और उनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन को कम करना, और इसीलिए ताकि वो बस की जगह मेट्रो ट्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना, मेट्रो का यूज़ करना, और यही आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होना चाहिए, इसके लिए ये प्रेरित करता है। ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के मिशन दैट इज़ लाइफ क्या है? दैट इज़ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसके साथ संबंधित है। ये लाइफ जो है ये इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि आपके इन्वायरमेंट को हम प्रिजर्व कर सकें। और ये लाइफ जो प्रोजेक्ट है ये हमने 26 यूनाइटेड नेशन मीटिंग COP26 ग्लासगो में लिया था 2021 में। ये इनिशिएटिव हमने लिया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव लिया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not among the 3 priority of the first G20 Environment and क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग? देखो G20 की इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के लिए मीटिंग हुई है और इसमें से कौन सा इनिशिएटिव नहीं है इनमें से? पहली बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मीटिंग कंक्लूड करी गई और 3 प्रायोरिटी एरियाज में बात करी गई। लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करना, यस, और इकोसिस्टम को इन्हांस करना, बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट करना और रीजनरेट करना, यस, प्रमोट करना सस्टेनेबल और रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी, जाने के समुद्र को देखा जाए और समुद्र की इकोनॉमी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाए, रिसोर्स की एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, ये भी सही है। और चौथा जो लिखा हुआ है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट द गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये इनिशिएटिव इसमें नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट बन गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये चौथा ऑप्शन जो है ये G20 की मीटिंग्स में प्रायोरिटीज में नहीं आता। इंडिया का फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट, और इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बनेगा। इंडिया फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट जो हुआ था हैदराबाद में मई 2003 में देखने को हमें मिला था। देखो ये जो समिट है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन आपका गलत है। माइनिंग स्टार्टअप समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा IIT हैदराबाद के साथ मिलके, ये भी गलत है। इस समिट का एम जो है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को ऊपर फोकस करना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। एक चीज मैं अब आपको बताना चाहूंगा, ये माइनिंग स्टार्टअप समिट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा लिया गया है और किसके साथ कोलैबोरेट करके? IIT बॉम्बे के साथ करके। और ये मीटिंग कहाँ, ये स्टार्टअप समिट हुआ कहाँ पे? मुंबई में देखने को आपको मिलता है और IIT बॉम्बे के साथ मिलके। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? दैट इज श्री प्रहलाद जोशी जी ने किया था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज ओनली 3। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, वो कहाँ पे किया गया? तो दैट इज इन द बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये पोस्ट ऑफिस जो है ये पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है और इसको बनाया किसने है? इट हैज़ बीन बिल्ट इन द कैम्ब्रिज लेआउट ऑफ द बेंगलुरु। L&T ग्रुप ने, लार्सन टॉर्बो ने बनाया है, IIT मद्रास की मदद से बनाया है। और इसकी मतलब कितने स्क्वायर फीट में बना है? 1021 स्क्वायर फीट में बना है और 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और इसकी जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट कहाँ से करी गई थी? डेनमार्क से इंपोर्ट करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO
इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। तो नंबर 1, द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द एससीओ सेक्रेटेरिएट आर रशिया एंड चाइनीज। रशिया और चाइनीज है, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। एससीओ को इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स टू कॉम्बैट द टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टेररिज्म के अगेंस्ट है और जो है आतंकवाद के अगेंस्ट है, उग्रवाद के अलगवाद के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही बने, तो बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के उन्होंने अप्रूव किया दैट इज कंट्री का पहला हाइड्रोजन फ्यूल रिलेटेड इंडस्ट्री, तो वो किया झारखंड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 4000 हाइड्रोजन आईसी इंजन्स की, और इन्वेस्टमेंट है 354.28 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और इस इंजन को डेवलप किसने किया है, दैट इज ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने, और जो कि ज्वाइंट वेंचर है टाटा मोटर्स का और क्यूमिन यूएस का। क्यूमिन यूएस और टाटा मोटर्स का जो है ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी, दैट इज झारखंड इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली एक स्टेप लिया गया टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटी, जो लेटेस्ट एडिशन हुआ इंडियाज की नेवी फ्लीट में, इनॉग्रेट किया इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया। तो दैट इज कौन सा जहाज था, आईएनएस विंध्यागिरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आईएनएस विंध्यागिरी। अगर मैं बात करता हूं ये लॉन्च इवेंट जो है ये हुआ कहां पे था, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, कहाँ पे, कोलकाता में हुआ था। और जो आईएनएस विंध्यागिरी की बात करें, और आईएनएस विंध्यागिरी ने जो है ज्वाइन किया है किसको, दैट इज कॉल्ड आईएनएस दूनगिरी को, और आपके दूनगिरी को जो है कनेक्ट की मतलब ज्वाइन किया है, और प्लस ज्वाइन किया है हिमगिरी को भी ज्वाइन किया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आईएनएस विंध्यागिरी की अगर मैं बात करता हूँ, ये 6th शिप है आपका प्रोजेक्ट 17A का, प्रोजेक्ट 17A का 6th शिप देखने को हमें मिलेगा। और ये GRSE ने बनाया है, गार्डन रीच शिप इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता ने बनाया है इसको, और इलेक्ट्रिकल डीजल वॉरशिप देखने को हमें मिलता है। और जो प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 17A जो है लॉन्च कब किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है। और ये एक जो है गाइडेड मिसाइल है, जो कि दो कंपनी से बनाया है, दैट इज मैजेगाउन डॉक शिप बिल्डर, एंड उसके बाद जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो है 17 जो है आपके 7 शिप देखने को हमें मिलते हैं, और जिसमें से 4 जो है मैजेगाउन ने बनाए हैं, और जो GRSE ने 3 बनाए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे जैसे आपको मतलब न्यूज़ में आते रहेंगे और आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जी, ये दोनों कंपनीज ने बनाए हैं, मैजेगाउन डॉक शिप बिल्डर एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने। प्रोजेक्ट 17A 7 शिप देखने को हमें मिलते हैं, और वो जो है विंध्यागिरी आपका अभी जो है डेट इज सर्व किया गया था आपकी नेवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वाड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपके 4 कंट्रीज, 4 डेमोक्रेसीज आती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जापान। ये ऑप्शन गलत है, इंडिया तो है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूके नहीं है, यूके की जगह के ऊपर यूएसए है, और जापान है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन आपका ये गलत हो गया, यूके ना हो गया, यूएसए है। इट्स गोल इज टू इंश्योर एंड सपोर्ट ए फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करना, फ्री, ओपन और प्रॉस्परस बनाना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वाड की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी इसको जानते हैं। और क्वाड का जो एम है वो क्या है, दैट इज रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना, इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सप्लाई चेन रेजिलियंस को आपको कनेक्ट करना। क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड का जो इनिशियल फॉर्मेशन हुआ था 2007 में देखने को मिला था। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब की देन है, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब की देन है, उनका आइडिया था। फिर 2017 की आसियान की मीटिंग देखने को मिली थी, जिसमें ये 4 कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान ने इसको हाँ कर दी थी कि क्वाड अब बनेगा। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी आपका, सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली। Which of the following sanctuaries was proposed to be designated as an eco-sensitive zone by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in May 2023 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेंचुरी को प्रपोज किया गया, डेजिग्नेट किया गया इको सेंसिटिव जोन, दैट इज
ताल छापार सेंचुरी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। इको सेंसिटिव जोन, ये थाल छपार की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? डेट इज इन द सूजनगढ़। सूजनगढ़ कहाँ पे है? डेट इज डेट इज राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं आपका थार डेजर्ट, और चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का बॉर्डर लगता है। और ये रिजर्व एरिया घोषित किया गया था 1962 में, और सेंचुरी का एरिया इसको 1966 में दिया गया था। इको सेंसिटिव जोन ये होते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और मैनेज करना, इनका जो है ऑब्जेक्टिव देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA imposes a restriction on the candidate for elections receiving the foreign funds। yes, बिल्कुल सही है कि ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है जो कैंडिडेट्स हैं जो आपके फॉरेन फंड्स फॉर द इलेक्शन रिसीविंग द फॉरेन फंड्स, जहाँ पे फॉरेन फंड्स मिलते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। FCRA require the organizations receiving foreign contribution for the purpose of receiving the foreign aid to maintain a separate account। ये बिल्कुल सही है कि आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट फीमेल एथलीट जो इंडिया का जो बैन किया गया है आपके 4 सालों के लिए, वो कौन है? दैट इज दूती चंद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो है मिला था, जिसके कारण इनको सस्पेंड किया गया नाडा द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा इसको हटाया, मतलब इनको बैन किया गया। और इनका बैन ये मतलब ये नाडा को इस्टेब्लिश कब किया था? जो 2005 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया और 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसको प्रमोट करती है और ड्रग्स के अगेंस्ट जो है लड़ती है। और यहाँ पे बात करी जाए जो डोपिंग होती है स्पोर्ट्स के अंतर्गत, उसके अगेंस्ट है। और वाडा के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को हमें मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूती चंद इज द राइट आंसर। India, along with which of the following countries, will explore acceptance of the RuPay and Mir payment card for cross-border transaction? इंडिया और किसके साथ जो है ये रुपे और मीर पेमेंट कार्ड की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए बात करी गई? दैट इज रशिया। इंडिया और रशिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इंडिया एंड रशिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स, GST के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कथन कौन सा सही है। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज आर बोथ सब्जेक्टेड टू द GST। यस, ये ऑप्शन आपका जो है ये ऑप्शन आपका गलत है। पहली बात तो GST अप्लाई होता है सप्लाई के साथ, नॉट प्रोडक्शन के साथ। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ संबंधित होता है, ना कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन प्रिंसिपल सर्व एज द फाउंडेशन फॉर GST। ये पहली बात तो ओरिजिन बेस्ड नहीं है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जो एंड कंज्यूमर होगा वो ही GST पे करेगा, नॉट ओरिजिन वाला। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, तो कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ। नीदर 1 नॉर 2 आर द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें से आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। नंबर 1 की बात करते हैं। इंडिया एंड त्रिनिदाद और टोबैगो, इन्होंने MOU साइन किया टू शेयर द इंडियन स्टैक को शेयर करेंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। दूसरा, इंडियन स्टैक जो है कलेक्शन है ओपन APIs का और डिजिटल पब्लिक गुड्स का। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसका जो एम है वो ये है कि डेटा को आइडेंटिफाई करना, फैसिलिटेट करना और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना लार्ज स्केल के ऊपर। और यहाँ पे जो ओपन API का कलेक्शन है, API का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की बात यहाँ पे करी जाती है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कि नीति आयोग को एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को बना था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है और CEO का नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना।
नेक्स्ट है फर्स्ट विमेन ऑफिसर जो ऑपरेशनल डिप्लॉय करी गई है सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑफिसर को पोस्ट किया गया है कुमार पोस्ट के ऊपर। कुमार पोस्ट जो है एक एल्टीट्यूड कितने पे है, 15,600 फीट इन द सियाचिन में देखने को हमें मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर जो लगता है वो आपका कराकोरम रेंज में देखने को हमें मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर देखने को मिलता है आफ्टर द फेडचेंको ग्लेशियर इन तजाकिस्तान। सेकेंड नॉन पोलर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन मेघदूत किया गया था, याद होना आपको, ऑपरेशन मेघदूत दैट इज इन द 1984, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान को यहां से भगाया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कैप्टन शिवा चौहान। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिस ऑफ द हाउस। ये बिल्कुल सही है। डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर जीत के किसी पर्सन ने एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे चला जाए, लेकिन जीत के, ठीक है, तो वो डिफेक्शन होता है। तो उसके लिए आप नहीं कर सकते, उसके लिए कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसका जवाब जो होता है, इसका डिसीजन जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जो हाउस का चेयरमैन होगा वो लेता है। ये बिल्कुल सही है। ये प्रोविजन को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा जो है ऐड किया गया था, रेगुलराइज किया गया था। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है और ये हमारे संविधान का 10th शेड्यूल देखने को हमें मिलता है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। Recently, the state has become the first Indian state to offer the free इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। आईवीएफ की अगर हम बात करते हैं तो आईवीएफ जो है आपका फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो किस स्टेट ने किया, तो दैट इज आपका दैट द स्टेट इज द दैट इज गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन लोगों को आईवीएफ करवाया जाता है जो लेडीज़ जो हैं फर्टिलिटी चैलेंजेस जिनमें देखने को मिलते हैं, प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आईवीएफ जो है मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव टाइप है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। मतलब जिन मदर्स को बच्चे नहीं हो पाते तो वो आईवीएफ का जो है सहारा लेते हैं। तो गोवा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। गोवा में आपको एक चीज़ मैं बता दूं, सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को हमें मिलती है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से G7 ग्रुप का जो मेंबर है वो कौन नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ध्यान रखना है। G7 ग्रुप जो है 1975 में बना था और इसका ये एनुअल मीटिंग करते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी पॉलिसीज के लिए। G7 ग्रुप में जो है आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस जैसे देश जो हैं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसमें देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंगटन डेक्लेरेशन की अगर मैं बात करता हूं, ये बायलैटरल एग्रीमेंट है जो साइन किया गया है यूएस और किस देश के अंतर्गत, तो यूएस और आपके साउथ कोरिया के अंतर्गत किया गया है। जिसमें साउथ कोरिया जो है वो कोई भी जो है दैट इज न्यूक्लियर वेपन को जो है यूज़ नहीं करेगी, ना ही यूज़ करेगी, ना ही उसको आगे बढ़ावा देगी अगर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है नॉर्थ कोरिया के साथ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और साउथ कोरियन वॉन जो है इनकी करेंसी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 15 जो संविधान का है वो ये कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द प्रोविजन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट बट नॉट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये ऑप्शन गलत है। ये स्टेट के साथ भी और प्राइवेट के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Recently, which bank has been launched a centralized web portal Udgam for the public to search for their unclaimed deposit across the multiple bank at one place? अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अकाउंट है, आपका अकाउंट था उसमें चाहे 100 रुपये पड़ा था, ठीक है, तो आप निकालने नहीं आए तो अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं। तो इसको आप अब ले सकते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स को। और उद्गम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? ऑब्वियसली बात है आरबीआई ने ही लॉन्च किया होगा। उद्गम का मतलब क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस
इंफॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आरबीआई। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, रोडेटेप स्कीम, ये आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। RODTEP स्कीम जो है वो रिफंड करे, विल रिफंड एक्सपोर्टर द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल ड्यूटीज और द टैक्सेस दैट वर प्रीवियसली नॉट रिफंडेड और एग्जेम्प्टेड। ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। यहाँ पे जो है इनका जो एम है वो रिफंड करना टैक्सेस और ड्यूटीज़ को, बट नॉट एग्जेम्प्टेड, नॉट जो है दैट आर नॉट एग्जेम्प्टेड और रिफंडेड टू एक्सपोर्टर देयर बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। ये पहला स्टेटमेंट सॉरी सही है, ये मतलब सही है। ये जो स्कीम है वो रिफंड करेगा एक्सपोर्टर को, ये सारे टैक्सेस की बात करें जो आपको प्रीवियसली रिफंडेड और एग्जेम्प्टेड थे। और दूसरा पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, द रिफंड विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफरेबल टैक्स क्रेडिट ई स्क्रिप्ट हेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक लेजर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये जो है ये ट्रांसफरेबल टैक्सेस की फॉर्म में होंगे, बट दिस इज नॉट मैनेज्ड बाय द ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, इसके द्वारा मैनेज नहीं किया जाएगा। बाकी ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए जाएंगे लेकिन इसके द्वारा मैनेज नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही है। तो कथन सही कौन सा है, अकेला पहला, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए जी। A two-day national workshop on the national e-Vidhan application NEVA was held in the New Delhi on May 24-25 जो है 2023। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यहाँ पे स्टेटमेंट बतानी है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। ये जो आपका ई विधान एप्लीकेशन है वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेवा जो है एक पैटर्न ऑफ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जिसमें 60-40 की रिलेशनशिप और 90-10 की रिलेशनशिप फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द हिली स्टेट एंड 100% फॉर द यूटीज़ की देखने को हमें मिलती है। ये आपका जो शेयरिंग है ये देखो एक नो डाउट कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें 60-40 एंड 90-10 की बात करी जाए, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स की बात है, 100 की बात करी जाए तो यूटीज़ को मिलती है। ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरी बात करते हैं, नागालैंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट नेवा इन मार्च 2022। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो दूसरा और तीसरा तो सही है। पहला दोबारा पढ़ के देखते हैं एक बार। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ये भी सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। डिजिटल इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गलत है जी, ठीक है, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता। ये वाला ऑप्शन इतना गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंतर्गत आता है। लास्ट वाला पॉइंट गलत है, मिनिस्ट्री वाला गलत है, बाकी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कथन कौन सा गलत हो गया, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, पहले वाला। तो ये पहला गलत है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। मट्टी बनाना प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था ये कौन सी स्टेट का है, ये कौन सी स्टेट का है, दैट इज द तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये नेटिव है कन्याकुमारी, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिला है। 6 टाइप के मट्टी बनाना देखने को मिलते हैं और इन्हें हम बेबी बनाना के नाम से भी जानते हैं। और ये फ्लरिश किए गए कहाँ पे, दैट इज इन द कलकुलम एंड विला वान कोंडे तालुका में जो देखने को हमें मिले। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ब्रिक्स इज नॉट इस्टेब्लिश एज एन ऑर्गेनाइजेशन बट एज एन एनुअल समिट। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है।
जो ये ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक एनुअल समिट की तरह हम मीटिंग करते थे। ब्रिक्स नेशन इस्टेब्लिश द एशियन डेवलपमेंट बैंक थ्रू द फोर्टाजिला डिक्लेरेशन, गलत। इन्होंने एनडीबी को सेटअप किया था फोर्टाजिला डिक्लेरेशन के बाद। फोर्टाजिला डिक्लेरेशन जो है 2014 में देखने को हमें मिली थी। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मनीला के अंतर्गत हैं, और एनडीबी के हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया विवाद से विश्वास वन रिलीफ टू एमएसएमईज स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज फॉर कोविड-19 पीरियड। कोविड-19 पीरियड के साथ जो एमएसएमईज का आपको पता है कि बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो विवाद से विश्वास ये रिलीफ टू द एमएसएमईज ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था डेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये जो स्कीम जो है ये बजट 2023-2024 में देखने को हमें मिली थी। और सबका विश्वास स्कीम जो इंडायरेक्ट टैक्सेस से फ़ायदा मिला था 2019 में, बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे। और यहाँ पे सेटलमेंट करी जाएगी डिस्प्यूटेड टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टीज़ की। और ये लोग ये पैसे जो हैं जो कोविड-19 पेंडेमिक में मतलब एमएसएमईज का नुकसान हुआ है सिक्योरिटीज़ को लेके, लिक्विडेट डैमेजेस को लेके, तो रिफंड परफॉर्मेंस को मतलब देखते हुए इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं एमएसएमईज को। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो पहला है, इट इज एस्टिमेटेड दैट ग्लोबल ग्रोथ विल इंक्रीज इन 2023 कंपेयर टू द 2022। ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। देखिए जी, 2023 की अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 2.9% ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है। और जो 2022 की बात करी जाए तो 3.4% आपकी ग्रोथ देखने को हमें मिली थी। तो ऑप्शन पहला जो है वो गलत है। दूसरा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन्फ्लेशन विल डिक्रीज इन द मोस्ट कंट्रीज इन 2023 कंपेयर टू 2022। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो महंगाई है 2023 में कम हो जाएगी 2022 के चलते, मतलब 2022 से 2023 में ये चीज़ें कम हो जाएंगी, ये बिल्कुल सही है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट होती है ये आईएमएफ प्रोवाइड करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वॉज डन थ्रू द यूएन चार्टर। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। और ये वर्किंग कब स्टार्ट हुई थी? 1946 अप्रैल में आपकी वर्किंग स्टार्ट करने को मिली थी। उसके बाद जजेस का कार्यकाल जो है 9 साल है और इनकी सिलेक्शन जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट द्वारा करी जाती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये 9 साल का तो इनका टर्म होता है, लेकिन इनकी सिलेक्शन जो है वो कौन करता है? दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका जो है ये सिलेक्शन इनकी करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज नोटिफाइड द ग्रीन एनर्जी स्टैंडर्ड। इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहला देखिए जी, इट क्लैरिफाइज दैट हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ये ऑप्शन सही है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आप हाइड्रोजन पैदा करते हैं उन्हें हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ये सही है। और ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास टाइप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बायोमास टाइप हाइड्रोजन प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्लूड करती है। ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो ये बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। और ये डेफिनेशन जो है ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, मतलब जब जो गैसेज जनरेट करी जाती हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के साथ, जो है इलेक्ट्रोलिसिस के साथ, गैस प्यूरिफिकेशन के साथ, ड्राइंग एंड हाइड्रोजन कंप्रेशन के साथ, जो भी गैसेज रिलीज होती हैं उनके लिए डील करती है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसकी अथॉरिटी है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। नंबर 1, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेट थ्रू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये गलत है जी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर आधारित है। दूसरी की बात करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका जो है ये गलत है। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, नॉट इन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? नीदर 1 नॉट 2, डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल फिशरी जोन जो है अपनी स्टेट में सेटअप करने वाली है, तो दैट इज द तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिशरी को इंक्रीज करना, वेल्थ को इंक्रीज करना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। और पहले फेज की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे श्री राम सागर, ठीक है, और मध्या मानेर कैनाल एरिया को जो है यूज करने वाली है, और इससे जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से फिशरी जोन जो है यहां पे बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन से सही हैं। नंबर 1, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, दैट इज अनक्लॉज के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। Establishment of International Tribunal for Law of the Sea, which interpret and applies the law of the sea, was done through the third United Nation Conference on the Law of the Sea। ये बिल्कुल सही है। जो तीसरी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ सी के ऊपर, ये बिल्कुल बेस्ड है उसके ऊपर। जो भी डिस्प्यूट्स की बात करी जाए, इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए, उसके ऊपर आधारित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। The tribunal has jurisdiction over the interpretation or application of any dispute arising from the convention and particularly over any special agreements related to other negotiation or the agreements। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? ये ट्राइब्यूनल जो है डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा, जो भी नेगोशिएशंस होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, उनके साथ हैंडल करेगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ये देखिए जी, यूएन क्लॉज की बात करें, ये लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहते हैं। 1982 को साइन किया गया था और लागू किया गया था 1994 में। और गाइडलाइंस जो है वो वर्ल्ड के ओशन और मैरीन रिसोर्सेज को यूज करने की यहां पे बात आती है, और इंडिया ने रेटिफाई इसको किया हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 2025 तक कौन से बाय 2000 ऑफ द फॉलोइंग इयर्स इंडिया एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। इंडिया जो है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कह रहा है कि हाँ हम 2030 तक खत्म कर देंगे। और किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो ये गोल 3 की बात करते हैं। गोल 3 के अंतर्गत जो है टीबी एपिडेमिक जो 2030 का है, टीबी एपिडेमिक 2030 तक हम खत्म कर देंगे अंडर द गोल 3। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि आज जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, हम उस तरीके उस चीज़ को ऐसे यूज़ करें सो डैट फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर पाए। क्लियर? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है ये ब्रंटलैंड कमीशन ने हमें दिया था। ब्रंटलैंड कमीशन 1987, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसका नाम क्या है, अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर वॉज द नेम, ये याद रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ये आइडिया है। 17 गोल देखने को मिलते हैं, 169 स्पेसिफिक टारगेट जो हैं यहाँ पे बात करी जा रही है यहाँ पे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंटोनोव AN-32 जो न्यूज में था, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है क्या? इट इज ए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्विन इंजन दैट इज टर्बोपॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जो है एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। और जो इसका नाटो रिपोर्टिंग नेम क्या है, दैट इज क्लाइन इनका नाटो का रिपोर्टिंग नेम है ये, ठीक है। और यहाँ पे 2710 जो है मैक्सिमम वेट है, 530 किलोमीटर पर आवर की जो है यहाँ पे स्पीड देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाता है। इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये बिल्कुल सही है पॉइंट आपका। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी देखने को हमें मिलेंगी। ये सारा सही है ऑप्शन आपका। द स्कीम डेजिग्नेट द रेड फोर्ट दिल्ली एंड ताजमहल आगरा एज द ग्रीन मोन्यूमेंट्स। ये बिल्कुल ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, जिसमें हाईएस्ट फुटफॉल देखने को मिलता है और विजिबिलिटी देखने को मिलती है लोगों की। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? सी। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2। ये है जी हराइडे, ठीक है, विरासत और विकास, दैट इज नेशनल हेरिटेज सिटी ऑगमेंटेशन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, टूरिज्म, हेरिटेज, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू डिजिटाइज द वोटर लिस्ट। ये किसने कहाँ पे बात करी गई है? जम्मू कश्मीर में बात करी गई है कि आप जो है डिजिटाइज हो जाए वोटर लिस्ट के लिए। और यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स की बात करी जाए
यहाँ पे 1951, 57, 71, 75, 88, ठीक है, 2001, 8, 2014 जो है यहाँ पे डिजिटाइज किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, डिजिटली वोटर्स लिस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से कथन आपके बिल्कुल सही हैं। CSR एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंडेटरी है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, ये बिल्कुल सही है। CSR provisions are applicable only to the companies with annual turnover of 1000 crore rupees or more। 1000 करोड़ रुपी और उससे ज़्यादा का अगर एनुअल टर्नओवर है उसके ऊपर बेस्ड है, ये बिल्कुल सही है। जिसमें आपकी नेट वर्थ जो होगी वो 500 करोड़ रुपए देखने को मिलेगी और एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% जो है आपका जो है CSR एक्टिविटीज़ में जो है लगाएंगे तो अगले 3 सालों के लिए। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे सही। एक मिनट, विद एनुअल टर्नओवर ऑफ एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, ये बिल्कुल अच्छा। ओनली टू, यहाँ पे देखो ओनली लिखा हुआ है, ओनली ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। जिसमें ठीक है ये स्टेटमेंट वैसे सही है लेकिन ओनली वर्ड यहाँ पे लिख दिया वो गलत हो गया। एनुअल टर्नओवर बिल्कुल सही है 1000 करोड़ और मोर, और साथ में साथ लिखा गया है कि 500 करोड़ रुपए की जो है इनकी नेटवर्थ होनी चाहिए। साथ साथ ये भी बोला गया है कि 2% अगले 3 सालों के लिए आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के लिए आप लगाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन इसमें पहला ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ये कौन से शहर में लोकेटेड है? तो दिस इज इन द श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और श्रीनगर का ये टुलिप गार्डन जो है ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में गया एशिया का लार्जेस्ट पार्क के नाम से, एशिया का लार्जेस्ट पार्क के नाम से। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन की बात करी जाए तो इसको जो है मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। टुलिप गार्डन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और 30 हेक्टेयर जमीन के ऊपर ये जो है आपका बिछा हुआ है। गार्डन जो ओपन किया गया था 2007 में ओपन किया गया था, जिसका जो एम है वो है फ्लोरिकल्चर को बूस्ट करना और टूरिज्म को इंक्रीज करना कश्मीर वैली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वानी एक डिजिटल प्रोजेक्ट है टू मैप द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट वानी के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट वानी जो है आपका एक इनिशिएटिव है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन आर्ट पार्क, इसके द्वारा जो है इनिशिएटिव लिया गया है। पहली बात तो नो डाउट कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जो है ये बिल्कुल सही है, और इसमें जो है गूगल भी है, इसमें आपका गूगल भी पार्टनरशिप में देखने को हमें मिलता है। तो इन्हीं का इनिशिएटिव नहीं है लेकिन ये गूगल का भी इनिशिएटिव देखने को हमें मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ये इनिशिएटिव जो है फंडेड है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ये बिल्कुल सही है कि जो इनिशिएटिव है आपका अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, सॉरी ये पहला सही है, गूगल भी इसमें पार्टनरशिप है और फंडेड जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, गलत, ये गूगल द्वारा फंडेड है आपका, ठीक है। पार्टनरशिप है यहाँ पे गूगल द्वारा फंडेड है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हुई? सेकंड ओनली इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकंड ओनली, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर वानी दैट इज ईजिंग लाइफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये जो है हॉटस्पॉट्स और जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होगी आपको, ऑनलाइन पोर्टल है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है अगले विद इन द 7 डेज आपकी हो जाएगी और ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया की जो रियलाइजेशन है वो इससे आएगी। नेक्स्ट है सीबीआई के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है जी, इसमें आपको कथन बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, जो आपका सीबीआई है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत जो है नहीं है। पहली बात तो जो सीबीआई जो है वो नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बट ये अपनी इन्वेस्टिगेटिंग पावर जो है वो दिल्ली स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्ट से लेता है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द संथनम कमेटी फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, ये बिल्कुल सही है। ये संथनम कमेटी बैठी थी 1962-64 में बैठी थी, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दूसरा ही सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। मेड इन इंडिया बुक है 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस बुक के ऑथर कौन है? दैट इज अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसको पब्लिश किसने किया है? रूपा पब्लिकेशन लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सीईओ रहे हैं आपके दैट इज अमिताभ कांत नीति आयोग के।
विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जो है किसने जीता है रिसेंटली? तो वो जीता है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्पेन ने हराया था इंग्लैंड को और सिडनी के अंतर्गत ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेनिश टीम जो है 5 बार ये खिताब जीत चुकी है विमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो है यूएस का नंबर आता है, 4 बार जीता है। जर्मनी ने 2 बार जीता है। नॉर्वे और जापान ने एक एक बार जो है जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। नंबर 1, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर, ये गलत है जी। देखो पहली बात तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट किया, जो आर्टिकल 164 की अगर मैं बात करता हूं तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है, बिल्कुल सही है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट। और दूसरा पॉइंट है, ए पर्सन who is not a member of the state legislature cannot be appointed as chief minister, ये गलत है ऑप्शन। पहला सही है, दूसरा गलत है। हम किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा हो चाहे ना हो। तो पहला ऑप्शन आपका सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा आपका गलत है। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट यूटी इंडियाज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड रिसेंटली? वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड जो है आपका बनाया गया है ब्रो द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी में? दैट इज इन द लद्दाख में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और कहां पे? दैट इज द डैमचोक सेक्टर ऑफ द लद्दाख में। क्लियर। और ये स्ट्रेटेजिक रोड का जो नाम है वो क्या नाम रखा गया है? लिक्रुमिग ला पुकचे इसका नाम रखा गया है और 19,400 फीट की एल्टीट्यूड के ऊपर है। और यहां पे कौन सा पास लगता है? उमलिंग पास के साथ जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड देखने को हमें मिलेगा। ये सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। और इसका लिक्रुमिग ये जो रोड है ये आपका ऑल विमेन यूनिट ने बनाया है, सारी विमेन यूनिट ने बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको कथन बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है, ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत काम करते हैं, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। और IMD स्टैब्लिश किया गया था 1875 के अंतर्गत। क्लियर। दूसरा है IMD जो है वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ऑप्शन इसमें बात कर रहे हैं कि करेक्ट आंसर बताइए, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है अकेला सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो यहां पे करेक्ट पूछ रहा है, तो दूसरा ही स्टेटमेंट आपका सही हुआ ना, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट के रिलेटेड है, आपको स्पेस एजेंसीज कौन किस एजेंसी के साथ संबंधित है? तो दिस इज द रिलेटेड विद द नासा के साथ संबंधित है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको 1977 में इसको लॉन्च किया गया था। ये वॉयजर प्रोग्राम का जो है पार्ट है और इसका जो प्राइमरी मिशन है वो ये है कि आउटर प्लैनेट्स को जो है आपका स्टडी करने की बात करी गई है यहां पे। क्लियर। और ये स्पेसक्राफ्ट है जो कि सोलर सिस्टम जाइंट प्लैनेट्स को जो है अच्छे तरीके से स्टडी करेगा और पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो आपके यूरेनस को भी पास करके गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD इशू कलर कोडेड इंपैक्ट बेस्ड हीट वार्निंग इन कोलैबोरेशन विद। हीट वार्निंग बोला है और कलर कोडिंग उन्होंने दी है, तो IMD ने किसके साथ मिलके? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलके, NDMA के साथ मिलके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। जिसमें अगर मैं बात करता हूं यहां पे अगर गर्मी की बात करी जाए तो ग्रीन अगर सिग्नल है तो नॉर्मल डे की बात होती है, येलो सिग्नल है तो हीट वार्मिंग की बात होती है, ऑरेंज कलर की बात करी जाए तो यहां पे सीवियर हीट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द डे। और रेड की बात करी जाए तो यहां पे एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड ए मल्टी मोडल एक्सपीडिशन एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान मई 2023 के अंतर्गत? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ऑर्गेनाइज किया है? दैट इज अ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। और ये जो है अभियान जो है 64th
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेशन के साथ संबंधित है। और यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पे मोटरसाइकिल और कार रैली टीम्स जो है यहाँ पे एक्सपीडिशन करेंगी और जर्नी तय करेंगी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई यहाँ पे ड्यू टू द ट्रॉपिकल स्टॉर्म हिलेरी के द्वारा। तो ये कहाँ पे, दैट इज इन द सदर्न कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो हरिकेन आया था दैट इज हरिकेन था, साइक्लोन जो होता है वो हरिकेन था, ठीक है। हरिकेन जो वर्ड होता है ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अटलांटिक ओशन में, ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हरिकेन्स बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में इन्हें टाइफून के नाम से जानते हैं, साउथ पैसिफिक और आपका इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इनमें स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गलत। यहाँ पे ऑफिस का टर्म नहीं बताया, उन्होंने बताया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज बताई हुई है बस। और इनको हटाया जा सकता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि अगर वो इनकैपेबल हैं, जब इन्होंने मिसबिहेव किया है संविधान के साथ, तब उसको रिमूव किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो पहला ही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा सही है। दैट इज नंबर 1, ऑन अगस्त 22-23 मतलब 2023 में अगस्त 22 को यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, दैट इज भारत NCAP प्रोग्राम। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, ये इनिशिएटिव रिप्रेजेंट करता है ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्हांस रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी को प्रमोट करता है और उसमें कमिटमेंट करता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, तो सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे। यहाँ पे 3.5 टन जो है यहाँ पे आपकी मतलब इस लेवल तक जो है सेफ्टी यहाँ पे रखी जाएगी। और यहाँ पे जो है कार मैन्युफैक्चरर के पास ऑप्शन है वॉलंटरी सबमिट कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को फॉर द टेस्टिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे आप अपने गाड़ियाँ वगैरह भी टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर मोदी 22 मई को विजिट किया था कौन सी कंट्री के, जहां पे थर्ड समिट जो है आपकी इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन की रखी गई और वहां पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनको दिया गया। तो ये जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा दैट इज द पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। और ये को चेयर की गई है इंडिया और पापुआ न्यू गिनी द्वारा चेयर करी गई है, जिसमें अटेंड किया गया है 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज ने अटेंड किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किया है, दैट इज द ग्रैंड ओपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इनमें स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी चेयर द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये गलत है। कलकत्ता सेशन को चेयर किया था 1906 में। और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के सूरत सेशन में जो है आपके टूटे थे 1907 में। ये ऑप्शन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर बनेगा। और बनारस सेशन को चेयर किसने किया था 1905 के, दैट इज द गोपाल कृष्ण गोखले जी ने चेयर किया था। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे जो 25 अप्रैल को होता है, जिसमें उन्होंने बोला है ग्लोबल मलेरिया कम्युनिटी को, ताकि मलेरिया को एंड करेंगे। इसका थीम क्या रखा गया था? इसका थीम जो है दैट इज अ टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और 25 अप्रैल की बात करी गई है वर्ल्ड मलेरिया डे की, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और मलेरिया में आरबीसीज और लीवर के ऊपर जो है सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें आपको स्टेटमेंट बतानी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट देखने को मिलती है। तो यहां पे देखिए जी, मिनिमम प्राइस होती है एक क्रॉप की जो गवर्नमेंट कंसीडर करता है बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स के लिए, बिल्कुल सही है। और ये रिकमेंडेशन जो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस देता है, ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत देखने को में मिलती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली साइंटिस्ट ने कौन सी कंट्री के पहली बार डेवलप किया जेनेटिकली एडिटेड लेस पंजेंट मस्टर्ड, जो कि पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट है? तो ये इंडिया ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये बेस्ड है क्रिस्पर
क्रिस्पर जीन एडिटिंग के ऊपर। क्रिस्पर Cas9 ये जीन एडिटिंग टूल है, ठीक है, जीन एडिटिंग टूल है जो कि एंड द क्रॉप जो हो जाएगी वो नॉन जीएम हो जाएगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजीनिक जो है ट्रांसजीन फ्री एंड ट्रांसजीन फ्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been recently announced by the center as a part-time chairman of the Unique Identification Authority of India? तो ये किसको किया गया था? तो दैट इज नीलकंठ मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मिशन यूथ जो विच रिसीव द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी, ये कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत था? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें यूनियन टेरिटरी के यूथ को जो है आपका इंपावर किया जाएगा और ये मिशन जो फोकस करेगा वो आपका 15 साल से 35 साल के युवकों को फोकस करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज द सीमा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सीमा उस पर बोला जाता है, ये सही है। द मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ मेंटल एंड द आउटर मोस्ट लेयर। ये जो मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करते हैं, ये जो बाउंड्री थी आपकी, ये देखने को मिली थी किसके बीच में? तो दिस इज इन बिटवीन द क्रस्ट एंड द अंडरलाइंग मेंटल, ठीक है, नॉट बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर मोस्ट लेयर। तो दिस इज इन बिटवीन द क्रस्ट एंड द अंडरलाइंग मेंटल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर नहीं है, क्रस्ट और द मेंटल के बीच में देखने को मिलती है। सो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। तो यहां पे पूछा है उन्होंने स्टेटमेंट कौन सा सही है आपका, तो दूसरा गलत है और पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी, प्रेस फ्रीडम डे 2023 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी यहां पे करेक्ट मानी जाती है। तो नंबर 1, 2023 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे फोकस करेगा थीम ऑफ शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ द राइट्स, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 इंडिया रैंक 161 आउट ऑफ द 180 कंट्रीज, ये सही है। UNESCO marked World Press Freedom Day as awarding its annual World Press Freedom Prize for 3 influential Iranian female journalists, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं और जो 3 विनर्स हैं उनका नाम क्या है? दैट इज नीलोफर हामेदी एंड इलाहा मोहम्मदी एंड द थर्ड वन इज द नरगिस मोहम्मदी। ये 3 जो हैं इन फीमेल ईरानियन जर्नलिस्ट को ये अवार्ड मिला था। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन। इनमें आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। नंबर 1, द खासी पीपल आर द लोकल ट्राइबल ग्रुप इन द मेघालय, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। मेघालय के अंदर लोकल ट्राइबल ग्रुप है। द खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है एक बॉडी है अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। 6th शेड्यूल में 4 आपकी स्टेट्स आती हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। उनके साथ जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की यहाँ पे बात करी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, गलत कौन सा है? कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत, जहां पे डीजी यात्रा फैसिलिटी जो है स्टार्ट करी गई? तो डीजी यात्रा फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट करी गई गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और ये कहां पे है? दैट इज द गुवाहाटी असम में देखने को हमें मिलता है। डीजी यात्रा है इनिशिएटिव है जहां पे 7 एयरपोर्ट को फर्स्ट फेज में बात करी गई, बट यहां पे इनिशियली 3 ही स्टार्ट किए गए यहां पे, क्लियर। और यहां पे 4 अदर पोर्ट्स जो हैं यहां पे कौन कौन से हैं? जैसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, जो ये यहां पे भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नंबर 1 इज द एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है? पैसा मार्केट में देना, आरबीआई द्वारा। ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है और रेज करता है लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन को, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब पैसा ज्यादा बढ़ेगा मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है लोग डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी जो है वो कैन बी ए कॉज ऑफ द करेंसी डिवैल्यूएशन, ये भी बिल्कुल सही है। करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब क्या है कि जब आप रुपए की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं और डॉलर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा मार्केट में, ठीक है, वो आरबीआई के पास आएगा और वो क्या आएगा? डॉलर। तो आरबीआई उतने नोट छाप सकता है, जब वो छापेगा मार्केट में आएंगे तो वो कॉज बन सकता है एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी का। यस, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इनर लाइन परमिट, ये आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहां पे करेक्ट है।
ये इनर लाइन परमिट जो है ऑफिशियली इशू की जाती है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जारी करते हैं और अलाउ करते हैं इंडियन सिटीजन को, ताकि वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो ट्रैवल कर सकें। ये क्या है, एक इशू किया जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ये नॉट एप्लीकेबल टू रीजन्स आउटसाइड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये जो है ये आपका ऑप्शन आपका गलत है। ये एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, खास करके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और लक्षद्वीप के अंतर्गत भी देखने को हमें मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो पहला ही सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओम बिरला कंक्लूड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये कहां पे हुई थी? तो दिस इज सीन इन द उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका थीम क्या था? इनहांसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिवनेस गवर्नेंस इन द डिजिटल इरा। तो दिस वाज द थीम, ऑप्शन नंबर बी। और उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। चलिए जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, इनमें स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है। इलेक्शन कमीशन आर इंटाइटल्ड टू द सेम रैंक, सैलरी एंड बेनिफिट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ये बिल्कुल सही है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए वारंट लेटर अंडर हिज हैंड एंड सील, ये गलत है। ये पॉइंट आपका सॉरी, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, तो पहला सही है, तो दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पहली बात तो यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो आपको सीधा अपॉइंट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को, यहां पे वारंट और लेटर की कोई इशू जरूरत नहीं होती, विदाउट द लेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following ministry in the January 2023 has been approved as a nodal ministry for matter relating to the online gambling? ऑनलाइन गैम्बलिंग के साथ कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम माइटी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? गेमिंग मार्केट जो है इंडिया के अंतर्गत वैल्यू करी गई है $2.6 बिलियन, इतनी मार्केट है हमारी, और प्रिडिक्ट करी जा रही है कि 2027 तक टू $8.6 बिलियन की इतनी मार्केट हो जाएगी 2027 तक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। यहां पे स्टेटमेंट बताना है कि आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, यस। वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी को सेटअप किया गया था और इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोला गया था, और आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को दोनों को सेटअप किया गया था, तो इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। और अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट की होती है वर्ल्ड बैंक की, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा बनाई जाती है, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एग्जीक्यूटिव जो आपके वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अजय बंगा इज द चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? दोनों, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज दैट इज इनियोकॉस 23, इसके होस्ट कौन है? इनके होस्ट हैं ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? और ये कहां पे, कौन सा एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर है? दैट इज हेलेनिक एयरफोर्स एट द कहां पे? दैट इज इन द एंद्राविदा एयरवेज, यहां पे। क्लियर? और यहां पे मल्टीनेशनल एयर ड्रिल देखने को मिली पहली बार, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये एक्सरसाइज जो है जिसमें ग्रीस, फ्रांस, यूएस, इटली, सऊदी, इंडिया, स्पेन, जॉर्डन, स्लोवेनिया, साइप्रस वगैरह जो देश हैं यहां पे देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 43 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। एलपीजी जो है प्राइमरली ऑब्टेन करी जाती है एक डिस्टिलेशन प्रोसेस फ्रॉम द नेचुरल गैस रिजर्वायर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। बिल्कुल एक डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें नेचुरल गैस से हम जो है ये नेचुरल गैस रिजर्वायर से एलपीजी लेते हैं। मिथेन जो है प्राइमरी कंपोनेंट होता है एलपीजी का, ये गलत है। एलपीजी में प्रोपेन होती है, ब्यूटेन देखने को मिलती है, मेनली ब्यूटेन होती है, और इसमें जो स्मेलिंग एजेंट होता है वो होता है इथाइल मरकैप्टन, ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। और ये काफी इनफ्लेमेबल गैस होती है, हैवियर होती है एयर से। नेक्स्ट है जी कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रिसेंटली न्यूज में थी, ये कौन सी स्टेट में है? तो दिस इज इन द उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे बोला गया था कि ये माइनिंग एक्टिविटीज जहां पे देखने को मिली थी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत, और ये कहां पे है? उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए क्या स्टेटमेंट है आपको सही बतानी है। ये लिक्विडिटी क्या होती है कि कोई भी चीज जो कैश में बदल जाए, ठीक है।
एनडीटीएल एक जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होती है, जैसे डिमांड डिपॉजिट जो आपके कैश करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं, और आपके जो है डेट इज टाइम डिपॉजिट जिसे एफडी और आरडी कहते हैं, उनका बैलेंस लेके जो चलते हैं और उससे एसएलआर रेशो निकाली जाती है और आप पैसे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है, एसएलआर जो रेशो होती है बैंक डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज की, जो नीड होती है टू कीप द सिक्योरली इन द एसेट सच एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश और गोल्ड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। चेंजेस इन एसएलआर कंसिस्टेंटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द फाइनेंशियल सिस्टम फॉर लैंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर एसएलआर में चेंजेस होगी तो ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंतर्गत जो है अफेक्ट आएगा और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग में दिक्कत आएगी। ये बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सही कौन से हैं, सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइबर फ्रॉड कमिटेड थ्रू द फ्रॉडेंटली एक्वायर्ड सिम कार्ड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली लॉन्च विच पोर्टल। देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोई भी सिम कार्ड का फ्रॉड होता है तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो दैट इज कॉल्ड संचार साथी पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया था और यहाँ पे जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है मतलब करवानी पड़ेगी सिम डीलर्स की, तो ये संबंधित है संचार साथी पोर्टल इज द करेक्ट आंसर। इनमें इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही नहीं है। When an emergency is declared on the ground of armed rebellion, it is called internal emergency। इसको इंटरनल emergency के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है ये इंटरनल emergency के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। आर्म्ड रिबिलियन जो है ऐड किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों के कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 nor 2 इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज लोकेटेड एट द इंडो चाइना बॉर्डर इन द उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि लास्ट इंडियन विलेज बोला जाता था बट अब जिसे हम फर्स्ट इंडियन विलेज के नाम से जानते हैं, और वो कौन सा गांव है, दैट इज मन गांव जो है उसको पहला इंडियन विलेज नाम से जाना जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टॉल किया है साइन बोर्ड जो आपका एंट्रेंस ऑफ द बॉर्डर विलेज के साथ है, और माना अपडेटेड स्टेटस है यहाँ पे, और माना जो है पहला गांव है कंट्री का जो बॉर्डर विलेज है जो जिसको ये रैंक मिला है, जिसको ये नाम मिला है फर्स्ट इंडियन विलेज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मन गांव, माना गांव, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास। चलिए जी, इनमें आपको बताना है अडल्ट्री इन इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो नंबर 1, इंडियन आर्मी हैज इट्स ओन रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट प्रोहिबिट अडल्ट्री। बिल्कुल, इंडियन आर्मी के लिए एक अलग है, ये कानून प्रोविजंस जो हैं अलग रखी गई हैं। दूसरा है सेक्शन 497 ऑफ इंडियन आईपीसी रिजल्ट इन द पनिशमेंट फॉर बोथ मैन एंड वीमेन इन्वॉल्व इन द अडल्ट्री। ये ऑप्शन गलत है। देखो यहाँ पे जो मैन है इसको सजा है, लेकिन विमेन अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए सजा नहीं है। विमेन को एज ए विक्टिम ही यहाँ पे घोषित किया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ बदलाव आने की संभावनाएं हैं 497 के लिए, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही हो गया, तो पहला ही कथन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, नंबर 1 इज द करेक्ट वन। तो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और कोई भी अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे बैचेस ले सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज VIP लाइव। अगर VIP लाइव कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको मेजर डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।